Good afternoon, students. I am Jaidev Kumar from KBCRPM Mukama Ghat. Let's continue our topic, problems and policies of industrial sectors. Okay, students, previous वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1947 के समय इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के द्वारा कंप्लीटली एक्सप्लॉइट किया गया। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थीं, कौन कौन सी इश्यूज़ थे जिनको हमें सॉल्व करना था। ओके, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को देख लिया होगा और प्रॉब्लम्स को समझ लिया होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। टॉपिक से ही आपको पता चल रहा होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मीन्स जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम्स थी, हमारे पास जो इश्यूज़ थे इंडिपेंडेंसी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडियन गवर्नमेंट्स ने, इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, कौन कौन से पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स अवेलेबल थी उनको ख़त्म किया जा सके, उनको समाप्त किया जा सके। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में या इंडिया में इंडिपेंडेंसी के समय जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उन प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। उसमें भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया, डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया कि इन 5 ईयर्स प्लान में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया गया स्टूडेंट्स, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस एग्रीकल्चर सेक्टर को। हालांकि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे प्रेफरेंस में था, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया वो फोकस कौन सा सेक्टर था स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर सेक्टर था। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही किया गया। और देन सेकेंड 5 ईयर प्लान जब हमारा स्टार्ट हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया, हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया। यानी आपको बताया गया था कि इंडिया में स्वतंत्रता के समय कुछ एक स्टील आयरन की फैक्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी कोई हैवी इंडस्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं की गई थी। केवल कुछ एक स्टील और आयरन की थी। ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी हमारे यहाँ पर, कॉटन से रिलेटेड, यानी जो क्लॉथ्स प्रोड्यूस थे, स्पेशली कॉटन क्लॉथ्स और सिल्क क्लॉथ्स, इनको प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में नहीं थी। ओके, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्टूडेंट्स जब हैवी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने पर सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया गया, तो उसी समय से इंडिया में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स शुरू हुए। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मीन्स औद्योगिक सुधार। समझ रहे हैं? मीन्स सुधार मीन्स क्या? इम्प्रूवमेंट। यानी हमारे जो इंडस्ट्री सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
जो हमारे सिस्टम में चेंज किए गए, जो इम्प्रूवमेंट किए गए, ठीक है, या जो भी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया, उन्हीं को क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कहा गया, या फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म नाम दिया गया इनको। रिफॉर्म्स मीन्स क्या होता है? सुधार करना, यानी जो समस्याएं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में थी उनको सुधारा गया। ठीक है, तो इस सीरीज़ में सबसे पहला रिफॉर्म, पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जो इंडिया में सामने आया, उसका नाम दिया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। और चूंकि मैंने अभी आपको बताया सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय था, सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम क्या था? 1956। इसीलिए इस प्लान को, इस पॉलिसी को जो नाम दिया गया वो क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, क्योंकि पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसे हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, वो इंडिया में कब अडॉप्ट किया गया? उसे 1956 में। स्टूडेंट्स, इसे शॉर्ट में IPR 1956 भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्या कहते हैं इसे? IPR 1956। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 ना दिया हो, वहाँ केवल IPR 1956 लिखा हो, तो भी इसका से ही मीनिंग हुआ I फॉर इंडस्ट्रियल, P फॉर पॉलिसी, R फॉर रिजोल्यूशन 1956। ओके, तो इसी पॉलिसी को स्टूडेंट्स इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप 86 में पढ़ेंगे, और जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म नाम दिया गया जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, वो कब हुई थी? 1991 में। क्लियर है? आगे हम इन सबको डिस्कस करेंगे। अभी हम बात केवल करते हैं IPR 1956 की। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1947। आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ दिस पॉलिसी सम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। लेकिन एक्चुअल में जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था वो कब अडॉप्ट किया गया? 1947 में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के साल ही इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को अनाउंस कर दिया था, अडॉप्ट कर लिया था। और उस पॉलिसी रिजोल्यूशन के कुछ हमें पॉजिटिव सिग्निफिकेंट भी मिले, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। इसीलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है, Industrial policy resolution was adopted in 1947. After the adoption this policy, some significant development took place in Indian economy. यानी जब 1947 में फर्स्ट IPR 1947 को अडॉप्ट किया तो इंडियन इकोनॉमी में इसके कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखे गए। बट लेकिन when new constitution was adopted and announced the socialistic pattern of society, it is notified that there is need a fresh industrial policy. ठीक है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, सिविक्स पढ़ी होगी, तो आपको वहाँ बताया गया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से अडॉप्ट किया गया। बनना कब स्टार्ट हुआ? 1947 से। तो 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी फर्स्ट, उसको कब अडॉप्ट कर लिया गया? 1947 में। इस मीन्स जब इंडिया में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1947 में अडॉप्ट किया गया, उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस में था, कंप्लीट नहीं था। तो जिस 1947 में इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी, उसी के अकॉर्डिंग
इस फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, उस समय ये क्लियर नहीं था कि हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम पैटर्न पर इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करेंगे या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम पर इंडिया को डेवलप करेंगे या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पर इंडिया को हम डेवलप करेंगे। ये कोई भी उस समय फ्रेमवर्क हमारे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में था। ठीक है, तो जो आईपीआर बनाया गया, जो फर्स्ट पॉलिसी रिजोल्यूशन बनाया गया, उससे इंडिया में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो मिले, लेकिन वो किसी प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम के पैटर्न पे नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। इसके जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ये डिसाइड किया हम इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को सोशलिस्ट पैटर्न पर डेवलप करेंगे। ठीक है, इसीलिए जब ये डिसाइड हो गया कि इंडिया में सोशलिस्ट पैटर्न्स को अडॉप्ट किया जाएगा, तो ये भी महसूस किया गया, रियलाइज़ किया गया, नोटिफाई किया गया कि अब इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1947 को अडॉप्ट किया गया, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी प्रॉपर पैटर्न पे अडॉप्ट नहीं की गई थी। प्रॉपर पैटर्न हमारा क्या था? मिक्स्ड सिस्टम, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के बेस पे बनाया गया था। तो इसीलिए ये महसूस किया गया, ये ज़रूरत पड़ी कि हम एक नई और फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट करें। एंड हेंस अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन अप्रैल 1956। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया, जिसको नाम दिया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ओके, विच इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956। IPR 1956 was a milestone of achieving growth with social justice। ठीक है, और 1956 में जो IPR गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए माइलस्टोन बन के आया, मील का पत्थर साबित हुआ। उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इंडिया में मिले, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने लगा। ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने किन किन स्टेप्स को फॉलो किया, इस पॉलिसी की IPR 1956 की क्या क्या फीचर्स थे, इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लिखा हुआ है यहाँ स्टूडेंट, देखिए, फॉलोइंग वर द की फीचर्स ऑफ IPR 1956। यानी 1947 में फर्स्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, उसके बाद हमने 1947 की पॉलिसी को ड्रॉप किया और एक न्यू पॉलिसी, एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में अनाउंस की, जिसको IPR कहा गया। और ये IPR 1956 का जो था वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में एक माइलस्टोन बना। माइलस्टोन क्यों बना? क्या रीज़न थे इसके, क्या फीचर थे इस IPR 1956 के, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो किया गवर्नमेंट ने? 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहले
इस आईपीआर से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जितनी भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी इंडस्ट्रीज़ को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और इस 3 कैटेगरी क्लासिफिकेशन को क्या कहा गया, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो देखिए क्या थी ये। फर्स्ट था कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में ऑल दोज इंडस्ट्रीज would be established and run exclusively public sector. This type industries includes 17. फर्स्ट कैटेगरी में स्टूडेंट्स उन इंडस्ट्री को रखा गया, फर्स्ट कैटेगरी में केवल उन्हीं इंडस्ट्रीज को रखा गया जिनको इस्टेब्लिशमेंट करने का राइट, जिन्हें रन करने का राइट केवल पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट को है। ठीक है, और ये इंडस्ट्रीज कितनी थी, 17। यानी फर्स्ट कैटेगरी की 17 इंडस्ट्री को, फर्स्ट कैटेगरी की 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। और 17 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। This means only these 17 industries government can open industries and run also. इन ऐसी 17 इंडस्ट्रीज जिनको कैटेगरी 1 में रखा गया था स्टूडेंट्स, उनको केवल गवर्नमेंट ही ओपन कर सकती थी, लगा सकती थी, और गवर्नमेंट ही इनको रन कर सकती थी। इन इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने का राइट किसी इंडिविजुअल पर्सन या पब्लिक सेक्टर को नहीं था। और ऐसी इंडस्ट्रीज कितनी थी जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दी गई, 17 थी। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ से 2 तरह से बनता है, हाउ मैनी इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर गवर्नमेंट इन IPR 1956? आंसर इज 17। ठीक है, या क्वेश्चन बन सकता है विच टाइप ऑफ कैटेगरी, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज रिमेन्स कैटेगरी 1? तो द इंडस्ट्रीज which is reserved for public sector or the industries which can established by government and run also by government। यानी कैटेगरी 1 में उन इंडस्ट्रीज को रखा गया स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रीज केवल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दी गई थी। ओके, सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट, सेकेंड कैटेगरी में उन सभी इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जिन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इस्टेब्लिश कर सकते थे। फर्स्ट कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी, जिन्हें केवल और केवल गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश कर सकती थी और गवर्नमेंट ही उन्हें रन कर सकती थी। जैसे अभी आप देखेंगे रेलवे गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश कर सकती है, गवर्नमेंट ही रन कर सकती, कोई और उसे नहीं कर सकता। ये अभी भी इंडस्ट्री रिजर्व फॉर गवर्नमेंट है, इसी कैटेगरी 1 में आती है ये। ठीक है, उस समय कितनी, 1956 में कितनी इंडस्ट्रीज को इसमें रखा गया था, 17 को। कैटेगरी सेकेंड में स्टूडेंट्स उन सभी इंडस्ट्रीज को रखा गया जिसको इस्टेब्लिश प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता था और पब्लिक सेक्टर भी कर सकता था। बट लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाज प्ले ओनली सेकेंडरी रोल। समझ गए, सेकेंडरी रोल मीन्स इन इंडस्ट्रीज के जो रूल एंड रेगुलेशन होंगे, रूल एंड रेगुलेशन होंगे, यानी कंट्रोलिंग पावर जो होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। रूल एंड रेगुलेशन कौन इनके लिए बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी।
प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेके इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके उस इंडस्ट्री को केवल रन कर सकता है, इस्टेब्लिश कर लेगा, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने जो भी रूल रेगुलेशन दिए हैं उनको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है, और उन्हीं रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्री को रन करेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज में सेकेंडरी रोल प्ले करेगा, वो अपने सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकता। ऐसी इंडस्ट्रीज को किस में रखा गया स्टूडेंट्स, कैटेगरी 2 में रखा गया। और इस टाइप की इंडस्ट्रीज कितनी थी, 12 थी स्टूडेंट। कितनी, 12 इंडस्ट्रीज, यानी 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी गई, केवल गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश कर सकती है, गवर्नमेंट ही रन कर सकती है। कितनी, 17। 12 इंडस्ट्रीज ऐसी डिसाइड की गई जिनमें गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश कर सकती है, पब्लिक सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर भी इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें प्राइमरी रोल में रहेगी। सारे रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट तय करेगी और गवर्नमेंट से परमिशन लेके उन रूल एंड रेगुलेशन के तहत, रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगा और रन करेगा। इस तरह इन इंडस्ट्रीज़ को कैटेगरी 2 में रखा गया। और कितनी इंडस्ट्रीज़ थी, 12, कैटेगरी 1 में 17। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कैटेगरी 3 की। तो ऐसे इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स जो ना कैटेगरी 1 में थी और ना ही कैटेगरी 2 में थी, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो ना तो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व की गई और ना ही पब्लिक सेक्टर को इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन दी गई। पब्लिक सेक्टर अपने रूल रेगुलेशन पे जब चाहे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लेता, अपनी तरह से उस इंडस्ट्री को रन कर सकता था, या गवर्नमेंट चाहे तो उसमें आके अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करके उसे रन कर सकती थी। यानी जो कैटेगरी 3 की इंडस्ट्रीज़ थी वो ना तो फर्स्ट में थी और ना सेकंड में, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ना कैटेगरी 1 के लिए रिजर्व की गई और ना कैटेगरी 2 में उनका नाम रखा गया, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ किस में रख दी गई, कैटेगरी 3 में रख दी गई। यानी आईपीआर 1956 में जो इंडस्ट्रीज़ थी गवर्नमेंट ने उन्हें 3 फोल्ड में इस्टेब्लिश कर दिया। फर्स्ट 3 फोल्ड मीन्स 3 कैटेगरी में इस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में 17 ऐसी कंपनियों को शामिल किया गया, 17 ऐसी कंपनीज़ को शामिल किया गया जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व की गई। कैटेगरी 2 में स्टूडेंट्स ऐसी इंडस्ट्रीज़ को नॉमिनेट किया गया, ऐसी कैटेगरी 2 में ऐसी 12 इंडस्ट्रीज़ को नॉमिनेट किया गया जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इस्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगा, इसमें प्राइमरी रोल प्ले करेगा और प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। ओके, एंड 3rd कैटेगरी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ना फर्स्ट कैटेगरी में थी ना सेकेंड कैटेगरी में थी, उनको 3rd कैटेगरी में रख दिया गया। क्लियर? तो आईपीआर 1956 का जो इंडस्ट्री पॉलिसी थी उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडस्ट्रीज़ को 3 फोल्ड में क्लासिफाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, government declared that private sector could be established the industry only through license from the government. A license was needed
not only for establishment or new enterprises but also for expanding production capacity of the existing areas। समझ गए? देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए दो प्लेस हैं, प्लेस ए एंड प्लेस बी, ठीक है, प्लेस ए प्लेस बी। प्लेस ए ये बहुत ही डेवलप एरिया है, बहुत ही डेवलप एरिया है, और प्लेस बी जो है वो बहुत ही अंडर डेवलप है या अनडेवलप है, हम सीधे इसे अनडेवलप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो प्लेस हैं एक ही कंट्री में, एक डेवलप एक अनडेवलप्ड। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट तो अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहती है, लगाना चाहती, तो वो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगा सकती है, चाहे वो डेवलप एरिया में लगानी हो, यहाँ भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या उसे अनडेवलप एरिया में इस्टेब्लिश करनी हो, वहाँ भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, किसी प्राइवेट पर्सन की, तो ये अपनी कंपनी कहाँ लगाना चाहेगा? डेवलप एरिया में। क्यों? क्योंकि डेवलप एरिया में इसके प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होगी और इसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और ये कभी भी ऐसे एरिया में जो अनडेवलप है अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोडक्ट अच्छे से सेल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट कम होगा। समझ गए? तो क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर डेवलप एरिया में आके इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करता है, अंडर डेवलप को छोड़ देता है, तो जो अनडेवलप एरिया है स्टूडेंट्स वो और ज़्यादा अनडेवलप हो जाएगा, और जो एरिया ऑलरेडी डेवलप एरिया था वो डेवलप होता रहेगा। तो क्या होगा, इनकी जो रीजनल अनइक्वालिटी है वो और भी बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ये IPR में अनाउंस किया कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन अपनी इंडस्ट्री को ओपन करना चाहता है, कोई प्राइवेट पर्सन इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है, तो उसे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस मीन्स परमिशन लेनी होगी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए। अगर गवर्नमेंट उसे परमिट करती है तो वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकता है, और गवर्नमेंट उसे परमिट नहीं करती तो वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि केवल न्यू इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए ही लाइसेंस लेना नहीं होगा, बल्कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं, अगर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, उनका प्लांट कहीं दूसरी जगह जाके लगाना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी, लाइसेंस कंपलसरी लेना होगा। तभी कोई प्रोड्यूसर अपनी इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर का पर्सन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकता है, या तभी अपनी कंपनी को एक्सपेंड विस्तार कर सकता है, ठीक है। और ऐसा गवर्नमेंट ने किया क्यों? ताकि जो ये रीजनल अनइक्वालिटी है इसको कम किया जाए। कम कैसे होगा? कम होगा स्टूडेंट्स, ए एरिया मैंने अभी डेवलप बताया, बी एरिया अनडेवलप बताया। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट को प्रपोजल देती है कि हम ए रीजन में
एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको परमिशन नहीं देगी, उसे परमिट नहीं दे करेगी। लेकिन अगर वही प्राइवेट पर्सन गवर्नमेंट को ये प्रपोजल देता है कि हम बी रीजन में जो अनडेवलप है वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी कि उसे ईजिली परमिट कर देती थी, अलाउ कर देती थी, और वो पर्सन वहाँ जाकर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लेता था। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ऑलरेडी ए रीजन है, डेवलप है, यहाँ पर परमिट नहीं करेगी, और बी जो अनडेवलप है वहाँ पर परमिट करती रहेगी। तो ऐसे क्या होगा कि यहाँ पर भी जब इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, मार्केट बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, यानी जो अनडेवलप एरिया है अब वो भी डेवलप हो जाएगा, वहाँ के लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, रोजगार बढ़ जाएगा, और ये एरिया भी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। और रिजल्ट क्या होगा, दोनों रीजन्स में इक्वलिटी बढ़ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इस रीजनल इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए IPR 1956 में लाइसेंसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उसने कहा कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर इंडिया में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है या अपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनी को एक्सपेंड करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, यानी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, तो वही देखिए लिखा है, टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट प्राइवेट सेक्टर कुड बी इस्टेब्लिश द इंडस्ट्री ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, अ लाइसेंस वॉज नीडेड नॉट ओनली द इस्टेब्लिशिंग a new enterprises but also for expanding production capacity to the existing one जो already exist है। okay, according to the license policy Indian government announced that getting license were liberal issued for backward region। बताया ना कि जो लोग बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए लाइसेंसिंग की पॉलिसी लिबरल रहेगी, रेदर देन डेवलप्ड रीजन, यानी डेवलप्ड रीजन के कंपैरेटिवली। ठीक है, द फोकस वाज दिस पॉलिसी टू प्रमोट मोर सोशल वेलफेयर रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट। इस पॉलिसी में क्या किया गया, प्राइवेट प्रॉफिट के कंपेरेटिवली सोशल वेलफेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन यानी गवर्नमेंट ने इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इन्हेंस करने के लिए कुछ कंसेशंस की भी अनाउंस किया। यानी कोई भी पर्सन, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अगर डेवलप एरियाज में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता है तो उसके लिए कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाएगा। अगर वही पर्सन एक अनडेवलप एरिया में जाके अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करता है तो उसके लिए कुछ कंसेशन भी दिए जाने का अनाउंसमेंट IPR 1956 में किया गया। ओके, देखिए वही यहाँ लिखा है, लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग द इंडस्ट्रियल कंसेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड टू प्रमोट मोर रीजनल इक्वालिटी। अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स were offered many types of concession for establishment of new unit and backward area in the country। यानी रीजनल अनइक्वालिटी को कम करने के लिए या रीजनल इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने IPR 1956 में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे ऑफर दिए, बहुत सारे ऑफर्स का
अनाउंस किया अगर वे एक अंडर डेवलपमेंट एरिया में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। लाइक इन कंसेशंस में टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे मीन्स कंपनी के प्रॉफिट पे स्टूडेंट से टैक्स लगता है। जैसे इंडिविजुअल्स की हम आपकी इनकम पर एक टैक्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स कहते हैं। ऐसे ही जो कंपनी होती हैं, कंपनी की इनकम पर भी टैक्स लगता है। और कंपनी की इनकम क्या होती है? प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा किसी कंपनी को वही उस कंपनी का इनकम होगा। तो कंपनी की इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अगर कोई कंपनी, अगर कोई इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन अगर अनडेवलप एरिया में, बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे टैक्स से फ्री कर दिया जाएगा, यानी उसे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। यानी अ पीरियड particular time in which any industry become free from the tax percent by government order। यानी कोई भी कंपनी को गवर्नमेंट ऑर्डर पर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जब टैक्स पेमेंट से फ्री कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टैक्स हॉलीडे कहते हैं। ठीक है। तो ये टैक्स हॉलीडे का कंसेशन उन सभी इंडस्ट्रीज़ को दिया जाना अनाउंस किया गया गवर्नमेंट द्वारा कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो बैकवर्ड एरिया में, पिछड़े हुए क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट उनको टैक्स हॉलीडे का कंसेशन देगी। उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम तक गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना है। क्लियर। सेकंड, सब्सिडाइज्ड पावर ऑफ सप्लाई। समझ गए? सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई यानी जो पावर सप्लाई बिजली है, क्योंकि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करोगे तो आपको इंडस्ट्री को रन करने के लिए बिजली चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि जो पर्सन, जो प्राइवेट इंडिविजुअल बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करता है, अंडर डेवलप एरिया में, रिमोटेड एरिया में अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करता है, गवर्नमेंट उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी वो कंपैरेटिवली चीपेस्ट होगी, सस्ती होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसे सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। अगर अदर एरियाज़ में आप इलेक्ट्रिसिटी के रेट देखो, जैसे आप एग्जांपल समझिए, कॉमर्शियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डोमेस्टिक कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के इलेक्ट्रिसिटी रेट में डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों है? ड्यू टू सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करती है, जो डोमेस्टिक पर्पस के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होते हैं उनको सब्सिडी देता है, और जो कॉमर्शियल पर्पस के कनेक्शन होते हैं उन पर कोई सब्सिडी नहीं देता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने IPR 1956 में ये भी अनाउंस किया अगर कोई प्राइवेट पर्सन बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करता है तो उसे जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। मीन्स सब्सिडाइज्ड पावर विल बी सप्लाइड ऑन दोज इंडस्ट्रीज विच आर इस्टेब्लिश्ड इन बैकवर्ड एरिया। तो इस टाइप्स के कुछ कंसेशंस भी गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किए गए थे 1956 की पॉलिसी में, यानी IPR 1956 में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में तीन मेन पॉलिसीज़ को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट है IPR रिजोल्यूशन 1956। IPR 1956 में स्टूडेंट्स क्या हुआ, कुछ बेसिक स्टेप्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए जिन्हें फीचर्स ऑफ IPR कहा गया। जिसका फर्स्ट फीचर क्या था, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी
industries reserved for government, category second. 12 industries can be established by government and private sector both, but private industry play secondary role in this category industries. And third one, which industries which are not listed either category 1 और कैटेगरी 2। क्लियर। इसके बाद गवर्नमेंट ने IPR 56 में लाइसेंसिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके तहत गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट की विदाउट परमिशन, गवर्नमेंट से बिना लाइसेंस लिए ना तो न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकता है और ना ही जो इंडस्ट्री ऑलरेडी है उस इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर सकता है। और तीसरा, रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंसेशंस को भी अनाउंस किया। तो ये बेसिक फीचर, मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप IPR 1956 को ठीक से पढ़िए, इनके फीचर्स को लर्न कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और नोट्स बना के क्लास ग्रुप में अपलोड कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।